पुलिस बहू वर्सेस फौजी सास। कविता अपने पति रमेश और बेटे अशोक के साथ रहती थी। कविता फौज से रिटायर होने के बाद घर में ही अपना वक्त गुजारती थी। रमेश टीचर था, लेकिन अब वो भी रिटायर हो चुका था और अशोक पत्रकारिता का काम करता था। अजी अशोक के पिताजी, अब हमारे बेटे अशोक की शादी की उम्र हो चुकी है। हाँ हाँ, हो तो चुकी है, लेकिन लड़की तुम ही देखो। मुझे पता है तुम्हें मेरी पसंद कहाँ पसंद आएगी। हाँ, तो अपनी जैसी लड़की ढूंढोगे तो कहाँ पसंद आने वाली है। हाँ, तुम ठहरी फौज की औरत, तुम्हें तो हर वक्त डिसिप्लिन चाहिए। ये मेरे बस की बात नहीं। पंडित जी एक लड़की बता रहे थे, लड़की पुलिस में है। सोच रही हूँ एक बार लड़की से मिल लेते हैं। कविता पंडित जी की बताई हुई लड़की से मिलने जाती है। कविता को लड़की पसंद आ जाती है। लड़की का नाम दिशा होता है। दिशा पुलिस की नौकरी करती है। अशोक और दिशा की शादी हो जाती है। दोनों की शादी के बाद, देखो दिशा, अशोक को तो मेरा व्यवहार पता है, लेकिन तुम्हें भी बता देती हूँ, मैं फौज से रिटायर हूँ और मुझे डिसिप्लिन में रहना पसंद है, और बाकी तुम रहते रहते समझ जाओगी। ठीक है माँ जी। अगले दिन सुबह थकावट की वजह से दिशा की नींद नहीं खुलती। उसे इतना लेट तक सोते देख कविता आवाज लगाती है, दिशा, ओ दिशा, अशोक कब उठोगे? ये कौन सा टाइम है सोने का? नई बहू हो तो इसका मतलब सोते ही रहोगी। अशोक, अशोक उठो, मम्मी जी बाहर जोर जोर से आवाज लगा रही हैं। अशोक भी हड़बड़ा कर उठ जाता है और दोनों कविता के पास आते हैं। मम्मी जी रात को लेट सोए थे तो आंख जल्दी नहीं खुली। देखो दिशा, तुम कितने बजे भी सो, लेकिन सुबह 5 बजे तक उठना ही पड़ेगा, ठीक है? ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। फिर दिशा तैयार होकर अपनी पुलिस की ड्यूटी पर चली जाती है और शाम को जैसे ही घर आती है, बिना वर्दी बदले सोफे पर बैठकर पानी पीने लगती है। इतने में कविता आती है। ये कौन सा तरीका है? तुम सीधा आकर बैठ गई? पहले अपनी वर्दी बदलो, हाथ मुंह धो, उसके बाद कुछ काम करना। वो माँ जी, प्यास लगी थी इसलिए सोचा पहले पानी पी लूं। तुम्हें पता है फौज में हमें कितने दिन बिना पानी पिए रहना पड़ता था, और तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी। दिशा गुस्से में मन ही मन कहती है, ये अच्छी फौजन सास मिली है, जब देखो तब रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन सिखाती रहती है। मैं भी तो पुलिस की नौकरी करती हूँ, मैंने तो कभी रोब नहीं झाड़ा। खैर जाने दो। अब क्या सोच रही हो? जाकर वर्दी बदल कर आओ। ठीक है, मैं जाती हूँ माँ जी। रात को अशोक के आने के बाद दिशा अशोक से बोलती है, अशोक, तुम्हारी मम्मी पूरा दिन डिसिप्लिन सिखाती रहती हैं। दिशा, तुम मम्मी की बातों का बुरा मत माना करो, वो ऐसी ही हैं। डिसिप्लिन के पीछे तो हमें भी नहीं छोड़ती। लेकिन उन्हें समझना चाहिए। कोई बात नहीं दिशा, धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी इन सब की। एक दिन दिशा अपनी ड्यूटी से घर आती है और अपनी वर्दी बदलकर मुंह हाथ धोकर किचन में चाय बनाने रख देती है और आकर कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी उसकी सास कविता वहां आ जाती है। दिशा, चाय की खुशबू आ रही है, क्या तुमने गैस पर चढ़ाई हुई है? हाँ माँ जी, थोड़ी थकान सी लग रही थी, सोचा चाय पी लूं, फिर बाकी काम बाद में करूंगी। पहली बात यह है दिशा कि अगर तुम रसोई में गैस पर कुछ भी बना रही हो, जब तक वो चीज बन ना जाए तब तक तुम भी रसोई से बाहर नहीं आओगी। सारा काम खत्म करके ही किचन से बाहर आओगी। अगर कोई दुर्घटना हो गई तब क्या करोगी तुम? और दूसरी बात ये कि तुम्हें पता है फौज में बिना आराम किए कितने घंटे लड़ना पड़ता है। वहाँ थकान और भूख मिटाने के लिए चाय तो दूर की बात है, खाना खाना भी नसीब नहीं होता। दिशा धीरे से बड़बड़ाती है, फिर से शुरू हो गई। जब फौज में थी तब थी, अब तो घर में है, यहाँ क्यों ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है? क्या बड़बड़ा रही हो? तेज बोलो, मैं भी तो सुनूं। कुछ नहीं मम्मी जी, आप ठीक बोल रही हैं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। थोड़ी देर बाद रमेश वहां आ जाते हैं और कविता से बोलते हैं, अशोक की माँ, आज तो मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। ठीक कहाँ से लगेगा? एक्सरसाइज करनी नहीं होती, टाइम पर सोते नहीं हो, ना टाइम पर खाना खाते हो, शरीर तो दर्द करेगा ही। बस बाबा, तुम्हें तो बोलने की ही देर है, हर वक्त अपनी फौज को बीच में ले आती हो। हम तो बड़ा दुखी हो गए हैं इस फौजन से। कविता जोर जोर से रोने लगती है। अच्छा, अब कल की आई पुलिस बहू के सामने मेरी फौज की बुराई करोगे तुम? भगवान, यही दिन देखने को बाकी थे। पता नहीं इस पुलिस बहू ने क्या डंडा दिखाया है, सब इसकी ही बात मानते हैं। अरे अब ये क्या फालतू का ड्रामा है? इसमें इस बहू का और इसकी पुलिस की नौकरी का क्या दोष है? इसकी क्या बात मान ली हमने? यहाँ तो कुछ बोलना ही बेकार है।
इतने में कविता भी रोती हुई अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन दिशा तैयार होकर घर से निकलती है। मैं ड्यूटी जा रही हूँ, शाम को आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मुझे क्या बता कर जा रही हो? घर से बाहर निकलते ही दिशा देखती है कि उसे देखकर एक आदमी बड़ी जोर से भागने लगता है। ए, रुको, तुम क्यों भाग रहे हो? रुको रुको, मैं कहती हूँ रुको। दिशा भागकर उस आदमी को पकड़ लेती है। दिशा उस आदमी से कहती है, तुम मुझे देखकर क्यों भागे? और ये तुम पीछे क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो छुपा क्यों रहे हो? दिशा झटके से चोर का हाथ खींचती है और उसके हाथ से एक पर्स ले लेती है। अच्छा, तो तुम ये पर्स चोरी करके भाग रहे हो? मुझे माफ कर दो मैडम, आगे से चोरी नहीं करूँगा। सजा से बचने के लिए हर चोर यही बोलता है। नहीं मैडम जी, मैं मजबूर था, मैंने मजबूरी में आकर ही चोरी करी है। ऐसी क्या मजबूरी है? चोर दिशा को सब कुछ बताता है। उसकी बात सुनकर दिशा चोर को घर ले जाती है। घर में दिशा के साथ चोर को देखकर कविता कहती है, अरे दिशा, ये किसको लेकर आ गई हो? कौन है ये आदमी? माँ जी, ये एक चोर है। ये एक आदमी का पर्स चुरा कर भाग रहा था, मैंने इसे पकड़ लिया। हे भगवान, अब इस चोर को तुम यहाँ क्यों लाई हो? इसे जेल लेकर जाओ, यहाँ इसका क्या काम? माँ जी, इसने चोरी मजबूरी में की है। इसकी माँ बहुत बीमार है, इसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए इसने चोरी की है। सब चोर मजबूर ही होते हैं। नहीं माँ, इसकी माँ सच में बीमार है। मैंने सब पता करने के बाद ही इसकी बातों पर यकीन किया है और इसे यहाँ लेकर आ गई हूँ। इसने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है, फिर भी अपनी माँ की दवाइयों के लिए चोरी कर रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि घर पास में ही है, मैं अपने घर से ही खाना खिला देती हूँ। ये सही है, अब चोरों को सजा के बदले घर का खाना खाने को दिया जाएगा। हद ही हो गई। अगर हम अपनी फौज में लड़ते टाइम दुश्मनों पर रहम कर देते तो हम आज यूं आजाद होकर नहीं बल्कि गुलाम बने होते। माँ जी, फौज के बाहर भी दुनिया है। आप हर वक्त हर बात की तुलना फौज से क्यों करने लगती हो? हाँ हाँ, अब तुम्हारा बोलना ही बाकी था, अब तुम भी शुरू हो गई। अच्छा, बोलो बोलो और बोलो। दिशा चोर को खाना खिलाकर और कुछ पैसे देकर छोड़ देती है और बाद में कोई भी मदद चाहिए हो तो बताने को बोलती है। उसे जल्दी ही किसी अच्छे काम पर लगाने का आश्वासन भी देती है। एक दिन कविता बैठी बैठी पंखे की तरफ देखती है। दिशा, ओ दिशा। हाँ माँ जी, अभी आती हूँ। क्या हुआ माँ जी? ये देख, पंखे में कितनी धूल मिट्टी जमा हो गई है। हाँ माँ जी, बहुत गंदा है, मैं कल ही किसी को बुलाकर साफ करवाती हूँ। किसी को बुलाकर मतलब? तुमसे नहीं होगा। हमें फौज में पता है कितना सफाई से रहना सिखाते थे। हम अपना सारा काम खुद ही करते थे। कुछ भी गंदा दिखता था तो सजा मिलती थी। ये फिर से शुरू हो गई। माँ जी, घर में बड़ा डंडा नहीं है, वरना मैं साफ कर देती। इतने में कविता पास पड़ा हुआ मेज उठाकर लाती है और दिशा को बोलती है, अब देखो मैं कैसे इस पंखे को बिना डंडे के साफ करूंगी। हमारी फौज में अगर कोई चीज नहीं मिलती थी तो उसके बिना कैसे काम किया जाता है ये भी सिखाया गया था। हे भगवान, क्या करूं मैं इस फौजन सास का? कविता मेज पर चढ़कर पंखे को झाड़ू से साफ करने लगती है और अचानक से मेज से गिर जाती है और उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है और कविता को 1 महीने का प्लास्टर चढ़ जाता है। अशोक शाम को घर आकर अपनी माँ को देखता है। माँ, ये सब कैसे हुआ? इतनी चोट कैसे लगी आपको? अरे, चोट लगी जो लगी, लेकिन अब मेरा क्या होगा? मैं तो यही सोचकर मरी जा रही हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो? घर में सब हैं, सब तुम्हारा ध्यान रखेंगे। हाँ माँ जी, मैं भी तो हूँ। मैं अपनी ड्यूटी से कुछ दिन की छुट्टी ले लेती हूँ, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। रहने दो, तुम अपना ख्याल रख लो, वही बहुत है। उस दिन से ही दिशा कविता का पूरा ध्यान रखती है, हर वक्त उसके आसपास रहती है और समय समय पर उसे दवाइयाँ देती है। दिशा की मेहनत और वक्त पर की गई देखभाल से कविता जल्दी ठीक हो जाती है। कविता ठीक होने के बाद दिशा से बोलती है, दिशा बेटी, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी बहुत सेवा की। तुम्हारी मेहनत और वक्त पर की गई देखभाल से ही मैं इतनी जल्दी ठीक हो पाई। मैंने तुम्हें हर वक्त फौज का पाठ पढ़ाया और अपनी उस गंदी आदत के कारण मुझे इतना सब कुछ झेलना पड़ा। आज से मैं अपना फौज का रौब कभी नहीं दिखाऊंगी। ठीक है माँ जी, आज से मैं आपको पुलिस का रौब दिखाया करूंगी। दिशा की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं।